Hello students, welcome to the world of economics. This is the Atmadev Pathak, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya Racheri. Today we are going to discuss our third unit of the macroeconomics, the determination of income and employment. And under this unit, we have to discuss a lot of topics. And in this video, I will discuss the first topic, the aggregate demand and its components. Okay, this is the very most important units because it carry 12 marks in the board exams. So let's start the first topic of this unit, aggregate demand and its components. Okay, देखो इस यूनिट में हमें काफी चीज पढ़ना है, कैसे इकोनॉमी में किस तरीके से इनकम का डिटरमिनेशन होता है, कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है, इन सब चीजों के बारे में इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो जो कि जेएम कीन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके स्टडी पर बेस्ड है। उन्होंने जो कुछ बताया, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए और किस तरीके से इन्फ्लेशन में क्या करे गवर्नमेंट, डिफ्लेशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो उन सब चीजों के बारे में उन्होंने कुछ टूल्स दिए और इस प्रॉब्लम्स को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को, रिसेशन की प्रॉब्लम को और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जाए, इसके बारे में जेएम कीन्स ने जो बताया था उसी को हम यहाँ पे एक्चुअली हम स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसके कुछ टूल्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमको समझने चाहिए, उनमें से जो पहला जो टूल है वो है आपका एग्रीगेट डिमांड। इसमें बेसिकली हमें दो चीजें पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड, एक पढ़ना है एग्रीगेट सप्लाई पढ़ना है। उसके बाद में हमें कंजप्शन फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद में कंजप्शन फंक्शन हो गया। उसके बाद में सेविंग फंक्शन हो गया। उसके बाद में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम, वो पढ़ना है। उसके बाद में जो है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड पढ़ेंगे और कैसे उनको हम करेक्ट करें। तो इस सब चीजों को इस यूनिट में हम लोग स्टडी करेंगे और वन बाय वन टॉपिक को हम लेके चलेंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, वो सब देखेंगे हम। तो पहला जो यूनिट है, पहला जो टॉपिक है इस यूनिट का, वो है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हम 11th क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था, डिमांड पढ़ा था। तो डिमांड एक माइक्रो कॉन्सेप्ट था और उसमें क्या था, कुछ लोगों का या एक मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ा, एक हमने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा और एक पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड के बारे में पढ़ा। यहाँ जब हम बात करते हैं एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट जो भी हम पढ़ेंगे मैक्रो बेस में पूरी इकोनॉमी को लेकर पढ़ेंगे। एक इकोनॉमी में जो सारी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एग्रीगेट माने सम टोटल। ओके, सबको मिलाकर क्या डिमांड है। तो इकोनॉमी में एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस की जो डिमांड होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और चूंकि सारी गुड्स एंड सर्विस का हिसाब लगाना मुश्किल होता है, तो हम क्या लेते हैं, उन पर जो हम खर्चा करते हैं, जो हम उनकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू होती है, इस पे हम उनको परचेज करते हैं, उस पर हम पैसा हम एक्सपेंड से करते हैं। तो जो जितना भी पैसा हम खर्च करते हैं वो एक्चुअली वही तो डिमांड है। तो इसकी एक डेफिनेशन और आ जाती है कि इट इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाता है इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी में बात करें तो देखिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। देखिए तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है मैंने, एग्रीगेट डिमांड, इट इज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस की जो टोटल डिमांड होती है उसे ही क्या बोलते हैं, हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और चूंकि हर गुड्स एंड सर्विस का हम हिसाब लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हम उनपे स्पेंड करते हैं, उनको परचेज करने में जो हम स्पेंड करते हैं, ओके, उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्चुअली वही क्या करता है, आपका एग्रीगेट डिमांड को शो करता है। तो अब देखें तो इसकी एक डेफिनेशन और भी है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर लिया गया है। तो इट इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बिकॉज कंजप्शन यहाँ इसलिए आया है क्योंकि जो हाउस होल्ड के जो लोग हैं, जो पीपल हाउस होल्ड सेक्टर है, वो मेनली गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो उनका जो एक्सपेंडिचर किसको, उनको क्या बोलते हैं हम,
उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दूसरा सेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर सेक्टर। और प्रोड्यूसर सेक्टर मेनली क्या करता है, कैपिटल गुड्स पे स्पेंड करता है, और जब कैपिटल गुड्स पे स्पेंड करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसीलिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि दो सेक्टर्स इकोनॉमी लेके चलते हैं यहाँ पे हम। ओके, जो हमारे सिलेबस में क्या है वो टू सेक्टर्स इकोनॉमी है, तो हम जो भी आगे स्टडी करेंगे वो केवल इसी को लेके करेंगे, टू सेक्टर इकोनॉमी को। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन स्पेंड करेगा, एक तो एक्सपेंडिचर कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, एक कौन करता है एक्सपेंडिचर, वो करता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर मेनली स्पेंड किस पर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसको कंज्यूम करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो खर्च करता है कैपिटल गुड्स पर, तो उसको जो कैपिटल गुड्स पर जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पूरी इकोनॉमी में एक साल में उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। देखो मैंने लिखा है फॉर्मूला, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा, एडी आता है, एग्रीगेट डिमांड आता है। कौन सी इकोनॉमी, इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी की बात करते हैं। अब उस समय में थोड़ा सा आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, देखो पहले इसके कंपोनेंट पढ़ने से पहले एडी के हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा बिहेवियर देखते हैं कि इनकम में और एडी में क्या रिलेशनशिप रहती है। तो इसको मैंने एक शेड्यूल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है, आप सब समझेंगे। देखिए एक शेड्यूल है, इसको एडी शेड्यूल बनाया है मैंने, टेबल्स बनाई है ना, एक टेबल ड्रॉ की है जो शो करती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एडी एंड वाई। हियर वाई इज द इनकम, एडी मींस एग्रीगेट डिमांड। तो इनकम और एग्रीगेट डिमांड में क्या रिलेशन है इसमें हम देखेंगे शेड्यूल में। देखिए ये इनकम है, मैंने आपको बताया था कि एडी के दो कंपोनेंट हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट को हमने क्या माना है, हमेशा इसको फिक्स माना है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, यह बाहर से क्या होता है, ये क्या, इसको क्या माना जाता है, फिक्स मान लिया जाता है। इनकम का लेवल कोई भी हो तो ये इंडिपेंडेंट रहता है इनकम से, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है। हमने क्या माना है, 10-10 मान लिया है। हमारा जो मेन फोकस है वो है कंजप्शन पर। तो आप देखेंगे कि पहले कंजप्शन 20 था, फिर 25 से 5 से बढ़ रहा है ये। ओके, तो इन दोनों का सम कितना आ गया आपका, एडी आ गया। अब इन्हें आप थोड़ा साइड कर दें, अब एडी को और वाई को लेके चले। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, जब इनकम जीरो है तब भी कुछ न कुछ क्या होता है, डिमांड होती है, क्योंकि जब इनकम जीरो है फिर भी एक मिनिमम लेवल डिमांड रहती है। ओके, फिर जैसे जैसे आप देख रहे हैं इनकम बढ़ रही है ना, 20, 40, 60 से इनकम में इंक्रीज हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, एडी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, एक समय ऐसा आ गया है जहां पर दोनों इक्वल है। देखो आप ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये दोनों क्या है, इक्वल है, एडी और वाई दोनों क्या है यहाँ पे, इक्वल है। यहाँ इक्वल है, एक ऐसा इनकम लेवल ऐसा आता है जहां पर एडी और इनकम क्या, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद फिर जब इनकम बढ़ती है, जब हायर लेवल इनकम पे पहुंचती है तो होता क्या है कि इनकम ज्यादा देख लीजिए, जब लेवल इनकम का लेवल क्या हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा हो रहा है। जब हायर लेवल इनकम आ गया तो देखिए ये एडी क्या हो रहा है आपका, लेग बैंड कर गया, इससे पीछे रह गया। देखिए ओके, तो हमने इसमें ये देखा, 2-3 चीज समझ आई हमें इसमें से शेड्यूल से, कि पहली बात तो ये कि अगर इनकम जीरो भी है फिर भी एडी जीरो नहीं होगा आपका, एडी का एक मिनिमम लेवल रहता है। क्यों रहता है मिनिमम लेवल, क्योंकि हमें जीने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ न कुछ कंजप्शन करना ही पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस का, और जब हम गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन करेंगे तो हमको एक्सपेंडिचर करना ही होगा। ओके, तो इसीलिए इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, एडी की वैल्यू। ओके, दूसरा क्या हमने इसमें देखा कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एडी इनकम में अगर इंक्रीज होती है तो उसके करस्पोंडेंस एडी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इसका मतलब ये होता है कि एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, और एक कम होता है दूसरा भी कम होता है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए इनकम अगर बढ़ रहा है तो एडी भी बढ़ रहा है, अब इनकम कम होगा तो एडी भी कम होगा। दो बात हो गई। तीसरा क्या है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, एक ऐसा लेवल आता है जहां पर इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे एक ऐसा लेवल आता है इनकम का जहां पर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इनकम का जब लेवल ज्यादा हो जाता है तो इनकम की जो वैल्यू ज्यादा होती है और एडी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब इस चीज को मैंने डायग्राम में शो किया है। इस डायग्राम में देखिए इनकम लिया है एक्स एक्सिस पे, वाई पे क्या लिया, एडी लिया है।
ये एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस। ये ऐसी लाइन है, इसको बोलते हैं 45 डिग्री लाइन। ये 45 डिग्री लाइन क्या है? ये ऐसी लाइन है जो दोनों एक्सिस से, एक्स और वाई एक्सिस से क्या करती है? 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये ऐसी लाइन ऑफ रेफरेंस है, इस लाइन पर हम कोई पॉइंट लेंगे ना, वहां पर y इक्वल टू एडी होती है। सीधे इसको लिख भी दिया है, y इक्वल टू एडी। दिस इज द लाइन ऑफ रेफरेंस ऑन विच एवरी पॉइंट शोज y इक्वल टू एडी। अब देखिए ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया एडी का। ओके, तो देखो यहां से स्टार्ट किया है, इनकम जीरो, फिर भी ये हमने क्या दिया है? यहां से स्टार्ट नहीं, यहां से स्टार्ट किया है। तो इनकम जीरो भी होती है, फिर भी एडी का कुछ मिनिमम लेवल रहता है, इसीलिए यहां से स्टार्ट किया है, समहाउ अबव ऑन द y एक्सिस। देखो यहां जब ई पॉइंट से पहले क्या है? इस पॉइंट से पहले क्या है? एडी क्या है आपका? लेस देन y। ओके, एडी क्या ज्यादा है? एडी इज ग्रेटर देन y। यहां पे क्या है? एडी इज इक्वल टू y, इसके आगे क्या होता है? y इज ग्रेटर देन एडी। तो ये आपका डायग्राम से भी शो हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एडी भी क्या होता है? बढ़ता है। दोनों के बीच में क्या रहता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। तो उसका आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसके आप नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे और इससे क्या अपने नोट्स बनाएंगे इसको देख करके। ओके, तो आप देख लिए कितना आसान है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ओके, चलो उसी को देखते हैं। स्टार्ट। देखो इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमने इसमें क्या किया है? इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स को क्या कर लिया? इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसको ऐड करते क्या बनता है? हमारा एग्रीगेट डिमांड बनती है। यानी कि इकोनॉमी के चारों सेक्टर्स में जो भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड होती है उसका ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? आपका एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। चूंकि हम एग्रीगेट डिमांड को हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर के रूप में क्या करते हैं? उसको मेजरमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की जगह क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विस पर किया गया एक्सपेंडिचर लेके चलते हैं हम लोग। तो चारों सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विस के परचेज पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। वही क्या होते हैं? एग्रीगेट डिमांड्स के कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेनली एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है, आप लिख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं आप। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, तो यू कैन सिंपली राइट 1 2 3 4 नंबर दे देंगे आप। तो फर्स्ट पॉइंट पे आ गया हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज सी। जो हाउस होल्ड ना, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूमर होते हैं तो उनको परचेज करने बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो किसमें आता है? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा आई आ गया, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये कंजप्शन लिख गया यहाँ पे, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, ये यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको बताया था ना मैंने, इसमें क्या है कि जो हमारा सेकंड सेक्टर जो सेक्टर होता है, जो क्या कहते हैं उसको, प्रोड्यूस सेक्टर होता है। तो प्रोड्यूस सेक्टर क्या करते हैं? कैपिटल गुड्स का परचेज करने में जो खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड जो आता है वो आपका आता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस पे एक्सपेंडिचर करती है। इसमें दोनों ही तरह के शामिल रहते हैं एक्सपेंडिचर। एक तो उसमें शामिल रहता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा शामिल रहता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज जी। एंड लास्ट वन इज द नेट एक्सपोर्ट्स। या नेट एक्सपोर्ट्स में क्या होता है? ये एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इम्पोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसको कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते क्या आता है? हमारा नेट एक्सपोर्ट आता है। तो इसको क्यों हमने काउंट किया? क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट जो होते हैं वो हमारी गुड्स एंड सर्विस की फॉरेन डिमांड है। जब विदेशी लोग, जब फॉरेनर्स हमारी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करते हैं तभी तो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। और इम्पोर्ट क्या है? हमारे द्वारा फॉरेन गुड्स के लिए डिमांड की जाती है, वो हमारा क्या? इम्पोर्ट है। तो दोनों का जो नेट डिफरेंस आता है वो एक्चुअली हमारी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड है। तो उसी को यहाँ पे लिया गया है, इसीलिए क्या लिया गया यहाँ पे? नेट एक्सपोर्ट लिया है। क्योंकि हमारे गुड्स एंड सर्विस की डिमांड और प्लस हमारे द्वारा फॉरेनर्स गुड्स एंड सर्विस की डिमांड, उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? आपका नेट एक्सपोर्ट्स कहलाता है।
तो इन चारों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपका एग्रीगेट डिमांड आएगा। यही क्या है आपका कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। तो कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ। तो आप ऐसा करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और इसमें से देख करके अलग से नोट्स नहीं आने वाले, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो और नोट्स बनाओ इस चैप्टर के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द कंजप्शन फंक्शन।